सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ब्लड रिलेशन। ये जो ब्लड रिलेशन है वो एक कंप्लीटली लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। अभी प्योर लॉजिकल रीजनिंग। अभी हमने इसके पहले नंबर सिस्टम किया। बेसिक न्यूमरेसी में हमने ये देखा था कि सिंप्लीफिकेशन तक तो ऑलमोस्ट इट वाज काइंड ऑफ 90% योर मैथमेटिक्स स्किल्स एंड 10% ऑफ लॉजिकल स्किल्स। बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि यूपीएससी जितने भी टॉपिक्स चूज करता है या जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है उसमें वो लॉजिक वाला जो कंपोनेंट है वो कुछ ज्यादा ही ढूंढता है। ठीक है। बट स्टिल अगर हम देखें तो अभी तक हम काफी हद तक जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते आए थे। बट इन बेसिक न्यूमरेसी हमने ये देखा कि 70% इट वाज ऑल लॉजिकल एंड 30% वाज द कैलकुलेशन। अगर हम चीजों को लॉजिकली समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं तो फिर हमें बस कैलकुलेट करना था। वो 30% पार्ट था, बस 70% इट वाज ऑल लॉजिकल। अभी जो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं ब्लड रिलेशन इज 100% अ लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक। इसमें बस तुम्हारे तर्क वितर्क करने की क्षमता को देखी जाएगी कि तुम कितने तरीके से समझ पाते हो इन चीजों को। अब ये जो ब्लड रिलेशन है, ये ब्लड रिलेशन एक्चुअली देखा जाए तो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है। तो हम एक फैमिली में रहते हैं, वहां पे ब्लड रिलेशंस के एग्जाम्पल इतने सारे जो हम देखते रहते हैं। ठीक है। तो इसको हम काफी हद तक अपने अपने जो डेली लाइफ है उससे हम रिलेट कर सकते हैं इस टॉपिक को। बट इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ आते हैं। तो हम उस चीज को किस तरीके से टैकल करेंगे। तो सबसे पहला मैं एक बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा। आपको उस मेथड को फॉलो करना है इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसका जो बेसिक है वो ये है कि कहीं पे भी क्वेश्चन में कोई भी अगर मेल दिया हुआ रहेगा, मेल, तो हम उस मेल को हमेशा ना एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और जो फीमेल रहेगी, फीमेल को हम हमेशा एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। हमेशा हम मेल को एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और अगर मेरे पास सिबलिंग्स हैं, सपोज कर लो भाई बहन। ठीक है। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन होता है, करेक्ट। तो अगर मेरे पास सिबलिंग्स है, भाई भाई हो सकता है, भाई बहन हो सकती है, तो ब्रदर एंड ब्रदर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे दो बॉक्स, क्योंकि दोनों मेल है। ठीक है। दोनों मेल हैं और भाई है यानी भाई बहन कोई भी हो तो हम उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से अगर ब्रदर सिस्टर हो तो हम ब्रदर और सिस्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। दिस इज ब्रदर एंड सिस्टर। सिस्टर जो है वो हमें पता है फीमेल है, इसलिए हमने इसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया। और ब्रदर जो है वो मेल है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद फिर अगला आता है हमारा जो कपल्स हैं उसका रिलेशन, यानी हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ रिलेशन, हस्बैंड वाइफ रिलेशन को अगर देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हस्बैंड और जो वाइफ है उसको, सॉरी, जो वाइफ है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेंगे। और हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है उसमें स्ट्रेट लाइन की जगह हम कर्व्ड लाइन यूज करेंगे। ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, एक कर्व्ड लाइन। ठीक है। हम एक कर्व्ड लाइन यूज करेंगे जिससे कि हम जब क्वेश्चन को पढ़ें तो फटाफट फटाफट इस टाइप से हम डायग्राम बना करके उसे लिख पाएंगे। अगर हमने इस तरीके से लिख लिया जल्दी जल्दी डायग्राम्स बना बना के, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे ये बेनिफिट होगा कि हमारा टाइम बहुत जल्दी बचेगा और हम फटाफट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर अगला रिलेशन आता है फादर सन, ठीक है। तो फादर सन रिलेशन, या इसमें हमें दिख रहा है कि जनरेशन का गैप हो रहा है ना, तो हम फादर और सन इस टाइप से करेंगे। ठीक है। वर्टिकल लाइन बनेगा और फादर जो है वो ऊपर रहेगा और सन जो है वो नीचे रहेगा। तो इसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से मदर सन का रिलेशन, तो मदर एम ऐसे रहेगा और सन जो है वो ऐसे रहेगा। ठीक है। मदर सन रिलेशन। और अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो इस टाइप से रहेगा।
और अगर मान लो कि मदर की एक डॉटर भी है तो वो इस टाइप से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डॉटर है, डॉटर, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे कि मदर की एक डॉटर भी है, और ऑब्वियस अगर मदर और डॉटर हैं तो ये दोनों जो है ये भाई बहन है, और ये दोनों भाई भाई हैं। तो हम कुछ इस तरीके से डायग्राम्स को बनाएंगे। मुझे बताओ कि यहाँ तक क्लियर है क्या, कि हम किस तरीके से आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, डायग्राम्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चलो, थैंक्स आकांक्षा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ तक आप सबको क्लियर है फंडा, तो हम सीधा अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन, इसको करने की कोशिश करो। और मैंने जो तरीका बताया है ना, तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर जो मैंने तरीका बताया अगर उसको फॉलो करते हो, क्योंकि हमारे पास क्लास में करने के लिए अराउंड यही 10-12 क्वेश्चन रहते हैं, हाँ। तो अगर हम इसी फंडे को यूज करके अगर हम यही 10-12 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा चीजें मतलब ऑलरेडी सेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक टाइप से प्रैक्टिस हो चुका होगा। तो तुम इस फंडे को यूज करके करो जो मैंने बताया, तो ज्यादा बेटर रहेगा। वरना इट्स ऑन यू, अगर तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हारे पास खुद के कुछ ट्रिक्स हैं, तो यू आर कंफर्टेबल टू गो विथ योर ओन ट्रिक्स। ठीक है। आकांक्षा का आंसर आया है बी, स्वस्तिक का आंसर आया है पी। ए का मामा है पी। पी कहाँ से आया स्वस्तिक? अच्छा, ओके, मतलब बी आया है, ओके। ठीक है। यश का भी आंसर बी आया है। चलो ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ओके। तो ये क्या बोल रहे हैं, ए इज सन ऑफ सी। ठीक है, तो ठीक है, ए इज सन ऑफ सी, तो सन है तो ये तो मेल है। और हमें पता है कि सन ऑफ सी, सी बताया है, बट ये मेल है या फीमेल है हमें पता नहीं है अभी। ओके। चलो, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, while C and Q are sisters of one another। ठीक है, while C and Q are sisters of one another। अच्छा, तो C और Q बता रहे हैं कि एक दूसरे की बहनें हैं, Q are sisters to one another, हाँ। तो ये दोनों तो फिर फीमेल हो गए। ठीक है। एंड फिर क्या बोल रहे हैं, Z is the mother of Q। Z जो है वो Q की मदर है, यानी कि Z भी फीमेल हो गई। इफ P is son of Z, if P is son of Z, P is son of Z का मतलब Q का भाई, Q का जो है वो भाई ही होगा, है ना? या फिर C का भाई, जो भी बोलना है बोल लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब क्या बोल रहा है, Q इज ग्रैंडफादर ऑफ A। Q, पहले तो ये गलती हो गया स्टेटमेंट। P is maternal uncle of A, P is maternal uncle of A।
पी जो है वो ए का मटेरियल मैटरनल अंकल है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है क्योंकि सी एंड क्यू आर सिस्टर्स टू वन अनदर। तो और पी जो है इसका भाई है, तो फिर वैसे में ये तो बिल्कुल सही है। अगला क्या बोल रहे हैं, पी इज कजन ऑफ, देखो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों बहन है और फिर ये इसका भाई है और ये इसकी बहन का बेटा है, ए जो है वो सी का बेटा है। तो सी का पी तो सी का भाई है, तो पी जो हुआ वो कौन हुआ, वो ए का मामा हुआ। और वही ये बोल रहे हैं कि पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए। और थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें तो पी इज कजन ऑफ ए, पी इज कजन ऑफ ए, नहीं ये तो गलत है। फिर जेड इज ब्रदर ऑफ सी, जेड इज ब्रदर ऑफ सी, ये भी गलत है ना। तो हमें पता चल रहा है कि बी आंसर है। चलो वेरी गुड। मुझे बताओ कि क्लियर है क्या, रितेश क्लियर है? आकांक्षा, स्वास्तिक, यश, गुड। रितेश समझ में आया या फिर रिपीट करना है? चलो ठीक है। सो क्लियर एवरीवन, और एनीवन वांट्स मी टू रिपीट? नो, फाइन। Second question is on your screen, ladies and gentlemen. Please attempt this. Sir, please show the first slide. Okay. देखो फैजान, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आकांक्षा का और यश का सी आया है। ठीक है, हम देखते हैं। यश क्लियर है? यश का भी सी आया है। सॉरी यश, फैजान, तुम्हें ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्लियर है ना? यस, ओके गुड। चलो ठीक है, टेक 1 more minute, थिंक, सोचो इस पे और फिर उसके बाद आंसर करो। 2 आंसर्स आए हैं मुझे अभी तक।
लास्ट 30 सेकेंड्स लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, उसके बाद फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ए है बी के पति देव। अच्छा, ये आंसर है स्वास्तिक का। चलो ठीक है। हाँ, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 पर्सन ABCD, 4 लोग हैं ABC and D, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ 2 मैरिड कपल। अच्छा, 4 लोग हैं, 2 मैरिड कपल है, तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है बस यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि बोथ द वुमेन आर शॉर्टर देन देयर रेस्पेक्टिव हस्बैंड। अच्छा, तो इन्होंने अगला बात ये बोला कि जो 2 वुमेन है वो अपने हस्बैंड से हाइट में छोटी है। ए इज टॉलेस्ट अमंग द 4, और ए जो है वो टॉलेस्ट अमंग द 4 है। तो ए इज टॉलेस्ट अमंग द 4 अगर बोला तो इतना तो क्लियर है कि भाई दोनों जो फीमेल है उनकी हाइट कम है, ठीक है, अपने अपने हस्बैंड से। ऐसा नहीं है कि दोनों मेल से हाइट कम है, बस इतना दिया है अपने अपने हस्बैंड से कम है। और ए इज टॉलेस्ट दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले तो ए को मेल बोल देता हूँ कि भैया ए तो मेल है क्योंकि ये टॉलेस्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला बात ये बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं, हाँ, ए इज टॉलेस्ट अमंग द 4, सी इज टॉलर देन बी। अगला बोल रहे हैं कि सी इज टॉलर देन बी, तो सी जो है वो बी से बड़ा है। सी इज टॉलर देन बी, ओके, सी इज टॉलर देन बी। ओके, अभी भी मुझे ये पता नहीं चला है कि ऐसा भी हो सकता है कि सी और बी जो है वो दोनों फीमेल ही हो, है ना। तो हमें अभी तक ये पता नहीं चला, तो हम इसको अभी भी साइड में रखते हैं। अगला क्या बोल रहा है वो कि डी इज बी इज ब्रदर। अच्छा, अगला बोल रहा है कि जो डी है ना वो बी का भाई है, ठीक है। जो तो डी जो है वो भाई है किसका, बी का, बी का भाई है। अच्छा, तो बी ऑब्वियसली एक फीमेल ही होनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ 2 कपल्स दिए हुए हैं, तो 2 मेल तो हमारे पास कंफर्म आ गए, तो बी ऑब्वियसली फीमेल है और सी भी फीमेल है। हमें ये भी समझ में आ रहा है कि सी भी फीमेल है। अच्छा, अब डी और बी का रिलेशन हमें दिया हुआ है कि ये भाई बहन है, तो डी और बी अगर भाई बहन हैं ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली एक का हस्बैंड सी होगा, एक का हस्बैंड मतलब एक की वाइफ ये होगी, क्या बोलते हैं, ए होगा। ए जो है वो मेल है, तो ऑब्वियसली वो बी का हस्बैंड ही होगा, ठीक है। और डी का जो हस्बैंड है, सॉरी वाइफ है, वो होगी सी, ठीक है। तो आई थिंक हम यहाँ तक बना पाए हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ऑल 4 हैव फैमिली टाइज, ऑल 4 हैव फैमिली टाइज। हाँ, हम ऐसा तो बोल तो सकते हैं कि ऑल 4 हैव फैमिली टाइज, ठीक है, लेकिन हम इसको ना थोड़ा सा एक बार साइड पे रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली टाइज का मतलब ठीक है, हस्बैंड वाइफ है और ये भाई बहन है, तो एक दूसरे से फैमिली टाइज तो है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, है ना, मतलब इनडायरेक्टली, इन लॉज टाइप है। तो इसलिए इसको हम थोड़ा होल्ड करते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बी इज शॉर्टेस्ट अमंग द 4। अच्छा, ए तो भैया सबसे ज्यादा टॉल आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक और डेटा देखा था जिसमें कि हमें ये पता चला था कि सी इज टॉलर देन बी। जो सी है वो बी से टॉलर है, ठीक है। और ऑब्वियसली सी का हस्बैंड है डी, तो डी तो सी से ज्यादा ही टॉल होगा, और सबसे ज्यादा छोटा जो है वो बी है, क्योंकि ऐसे ही लिखा है ना, सी इज टॉलर देन बी, तो बी इज सपोज टू बी द शॉर्टेस्ट वन। सो इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि ये तो सही आ रहा है। ए जो है वो हमने कंफ्यूजन के लिए रखा था, क्योंकि फैमिली टाइज तो है बट इन लॉज वाला रिलेशन है, तो हम इसको होल्ड करके रखे थे इस ऑप्शन को।
बी तो मुझे परफेक्ट परफेक्ट दिख रहा है कि ये सही 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 है। इसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि सी इज टॉलर देन डी। अगला बोल रहा है सी इज टॉलर देन डी। ये तो गलत बात है, गलत बात है। सी इज नॉट टॉलर देन डी। हाँ, हमें दिख रहा है कि डी इज टॉलर देन सी। और ये तो मतलब ये सही है। उसके बाद फिर अगला क्या बोल रहा है कि ए इज बीज हस्बैंड। ए इज बीज हस्बैंड, हाँ ये भी सही है। ए इज बीज हस्बैंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो परफेक्टली ही गलत दिख रहा है कि भाई ये तो एकदम 100% गलत है। तो ए को मैं अभी सही बोल देता हूँ कि ठीक है, क्योंकि फैमिली टाइज है, भले इन लॉज रिलेशन है, बट देयर इज अ फैमिली टाई। तो मैं ए को भी सही ले रहा हूँ, बी भी सही है, डी भी सही है। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। नॉट करेक्ट बोला है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में पूछा है नॉट करेक्ट। अब मैं देखता हूँ कि किसका किसका सही है। हाँ, तो यश ने बोला सर नॉट करेक्ट पूछा, हाँ सही है यश। और आकांक्षा ने सी आंसर दिया था, यश ने भी सी आंसर दिया था। ए है बी के पति देव, वो तो सही है। ए है बी के पति देव, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है यश, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो ऐसे सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करना है। ये जो सिली मिस्टेक है ये मैं भी कर सकता हूँ, नॉट करेक्ट वाला। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही ये चीज खत्म होती है कि हम करेक्ट नॉट करेक्ट वाला गलती ना करें। और नॉट करेक्ट पूछा जाए तो सबसे पहले एनसर्कल करके रख लेना। अच्छा, मुझे बताओ किसी को डाउट है क्या इसमें, रिपीट करना है, नहीं समझ में आया तो बताओ। क्योंकि इनिशियल क्वेश्चंस को अगर तुम एक बार समझ जाओगे ना तो आगे के क्वेश्चन तुम फटाफट कर पाओगे। और मैं चाह रहा हूँ कि तुम इसको जल्दी से जल्दी समझो, क्योंकि अभी मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब मेरे पास हाथ में बचे हैं 10 क्वेश्चन। मैं चाह रहा था कि ऐसे ये जो टॉपिक है इसका ना एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है इसका। और इससे हर साल मतलब 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता, 1 या 2 ही क्वेश्चन आता है। तो 1 या 2 क्वेश्चन अगर आता है तो ये 1 या 2 क्वेश्चन एकदम 100% होना ही चाहिए, क्योंकि ये एकदम ही सिंपल है। और कई बार ऐसा होता है कि आई थिंक कौन सा एक साल है जिसमें कि ऐसा हुआ है कि रिसेंट की बात है, उसको मैंने इस पेपर में नहीं डाला है बिकॉज 2020 के बाद का क्वेश्चन है वो। तो उसमें ऐसा था कि एक तुम्हें मतलब स्टेटमेंट्स दिए थे, तुम्हें पूरा का पूरा फैमिली ट्री बनाना था। फैमिली ट्री बनाने के बाद सीधे 5 क्वेश्चंस थे उसी के ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 पार्ट में थे। और एकदम से धड़ 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 उसके आंसर आ रहे थे। मतलब तुम करो, 5 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में। जो तुम सोच रहे हो कि अगर 37 क्वेश्चन में से 5 तुम्हारे ब्लड रिलेशन से निकल रहे तो बच्चे कितने, बर्डन कितना कम हो गया। तो इसलिए इस टॉपिक को कभी भी मिस आउट मत करना, एकदम ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है। फैजान ने बोला सर रिपीट इन शॉर्ट। अच्छा, ठीक है। देखो ये बोल रहे हैं कि देर आर 4 पर्सन। ठीक है, ए बी सी एंड डी, 4 लोग हैं कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल। सीधी सी बात है, 4 लोग हैं, 2 मैरिड कपल है, यानी सारे लोग, एक हस्बैंड वाइफ है और दूसरा हस्बैंड वाइफ है, ये क्लियर है ना। कोई और भाई बहन या ऐसा रिलेशन है नहीं, बस इतना लिखा है हस्बैंड वाइफ, इतना अभी तक लिखा हुआ है। और क्या बोल रहे हैं कि बोथ द women आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि जितनी भी women, मतलब ओब्वियसली 2 ही women है, 2 men है, यही होना ही है, क्योंकि 2 कपल्स हैं, बस 4 लोग हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो दोनों women है वो छोटी है अपने हस्बैंड से। ए इज टॉलेस्ट अमंग द 4। बोल रहे कि ए जो है ना वो इन सब में सबसे बड़ा है। तो जब इसने बोला कि ए इन सब में सबसे बड़ा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए मेल है? क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है ना कि जो भी फीमेल्स हैं उनकी हाइट मेल से कम है, अपने रिस्पेक्टिव हस्बैंड से कम है। तो ऑब्वियसली अगर ए इज टॉलेस्ट तो ए शुड बी अ मेल। तो इसलिए मैंने ए को एक मेल लिख दिया सबसे पहले। फिर बोलते हैं सी इज टॉलर देन बी। अच्छा, अगला स्टेटमेंट बोलता है कि सी इज टॉलर देन बी। तो इसको भी लिख लो, नहीं तो यहाँ पे लिखा है सी इज टॉलर देन बी। हाँ, अगला स्टेटमेंट मेरे पास ये है कि भाई सी जो है वो बी से बड़ा है। ओके, हमने इसको भी लिख के रख लिया। अगला क्या बोलते हैं, डी इज बीज ब्रदर। बोलते हैं कि जो डी है ना वो बी का भाई है, भाई है।
मेल है, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। बी का भाई है, ठीक है, बी का भाई है। अभी बी जो है वो मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, हमने सर्कल अभी नहीं लगाया है। ठीक है, अभी मान लो कि बस बी लिखा हुआ है, देयर इज नो सर्कल। ठीक है, यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है। ओके, अब अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे मुझे देख करके, जब यहाँ पे लिखा है कि भाई सी जो है वो बी से हाइट में बड़ा है, तो इस टाइप इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो बी है ना, वो कहीं ना कहीं ये मेल है, तो बी की हाइट तो डी से कम होनी ही है ना। और सी से भी बी की हाइट कम है, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो बी है वो 100% एक फीमेल ही है। ठीक है, कि ये 100% एक फीमेल ही है। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि दो मेल आ गए, दो मेल तो ऑलरेडी आ गए ना, डी और सी, तो ये दो फीमेल ही है, सी और बी। तो समझ में आ रहा है कि बी जो है वो एक फीमेल है। अब बी फीमेल है। अब हमारे पास ये ऐसे इन्होंने बता के रखा है कि सी इज टॉलर देन बी, सी जो है वो बी से टॉलर है। एंड मैंने हस्बैंड का कैसे रिलेशन निकाला था, हाँ, सी जो है वो बी से टॉलर है, तो इसका मतलब ए जो है, चूंकि ए जो है वो क्या है, वो टॉलेस्ट अमंग ऑल है। ठीक है, ए जो है, ए इज टॉलेस्ट अमंग ऑल। तो यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा है कि ए जो ए है वो, यार मैं कंफ्यूज हो गया, रुको, ए इन दोनों का हस्बैंड हो सकता है क्या? 1 मिनट, क्या मैं ऐसे, नहीं, हाँ, करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी, सही है। देखो यहाँ पे तो दिया है ना कि डी मेल है, तो ऑब्वियसली बी का जो हस्बैंड है वो ए ही होगा, क्योंकि डी इज ऑलरेडी अ मेल है ना, ए टॉलेस्ट है, तो ऑब्वियसली जो ए है वो इसका हस्बैंड है, और जो सी है वो इसकी वाइफ है। मुझे बताओ फैजान, अभी समझ में आया क्या कि मैंने कैसे सी को वाइफ बताया और ए को हस्बैंड बताया? मैंने बस ये लॉजिक यूज किया कि डी और बी तो भाई बहन है, ये रिलेशन आ गया मेरे पास। और ए जो है वो बताया टॉलेस्ट अमंग ऑल, यानी ए मस्ट बी अ मेल। अगर ए मेल है, ये दोनों भाई बहन हैं ऑलरेडी, हस्बैंड वाइफ तो है नहीं, सीधा दिया भाई बहन, तो बाकी जो दो बचे वो हस्बैंड वाइफ ही बचेंगे। तो बी का ऑब्वियसली एक हस्बैंड होगा और डी की एक वाइफ होगी। और ए चूंकि टॉलेस्ट अमंग ऑल है, तो ऑब्वियसली ए इज अ मेल एंड सी इज अ फीमेल। तो वैसे में ए को मैंने यहाँ पे डाला और सी को यहाँ पे डाला, इस तरीके से मैंने इसको बनाया। ठीक है, और फिर मैंने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ पढ़ के एलिमिनेट किया, और मुझे ये समझ में आया कि बी इज शॉर्टेस्ट अमंग द फोर, जो मैंने यहाँ पे किया था कि ए ओबेसी टॉलेस्ट है। ठीक है, फिर मेरे पास सी और बी का डेटा है, और ओब्वियसली जो ए की जो वाइफ है, सॉरी, डी जो है वो अगेन एक मेल है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो ए डी सी बी ये सीरीज आएगी, और मुझे इसमें इसको यूज करके पता चलता है कि बी इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, बी जो है वो इन सब में सबसे छोटा है। क्लियर है फैजान? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करो अभी।
यश बोल रहे हैं डी होगा सर आंसर, और स्वास्तिक बोल रहे हैं सर वाइफ इज लेफ्ट एट होम। अच्छा, ठीक है। मतलब स्वास्तिक तुम्हारा आंसर क्या है, ए है ना आंसर तुम्हारा? आकांक्षा का आंसर बी है। अच्छा, यश का डी है, स्वास्तिक आई थिंक ए बोल रहे हो या सी बोल रहे हो या बी बोल रहे हो? ए ओनली। ए ओनली। ठीक है, तो अपने पास तीन ऑप्शन तो आ चुके हैं चार में से। एक और देखते हैं कौन देगा। फैजान भी बोल रहा है सर बी होगा आंसर। अच्छा, ठीक है। रितेश आंसर क्या होगा इसका? टेक 30 सेकेंड्स मोर लेडीज एंड जेंटलमैन, 30 सेकेंड्स में थोड़ा सोच लो। इतने सारे स्कैटर्ड आंसर आ रहे हैं, सही आंसर कौन सा है? रितेश बोल रहा है सर बी होगा। ओके चलो, तीन तीन लोगों ने बी बोला है, स्वास्तिक ने ए बोला है और यश ने डी बोला है। चलो आंसर देखते हैं अभी। ये क्या बोलता है कि अ मैन हैड अ वाइफ। एक एक मैन था तो उसको एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और साथ में एक बॉक्स बना देता हूँ, है ना, क्योंकि ही वॉज अ मैन एंड ही हैड अ वाइफ, उसकी एक बीवी थी। ठीक है, ही हैड अ वाइफ और टू सन्स एंड डॉटर्स इन हिज फैमिली। अच्छा, इसके दो बेटे थे। सन ले लेते हैं, टू सन्स तो सन वन एंड सन टू। उसके बाद डॉटर थी एक, तो डी वन ले लेता हूँ। डॉटर्स लिखा हुआ है, पता नहीं एक से ज्यादा डॉटर है, कितनी डॉटर्स है, वो नंबर भी इसमें परफेक्टली तो वो नंबर भी नहीं दिया कि कितनी डॉटर्स है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है? द डॉटर्स वेर इनवाइटेड टू अ फीस्ट एंड द मेल मेंबर्स वेंट आउट टू टेक पार्ट इन पिकनिक। ठीक है, यानी कि भाई ऐसा है कि जो डी वन है उसको कहाँ पे बुला लिया गया, उससे बुला लिया गया एक फीस्ट पे। फीस्ट में तो चलो हल्दी च जेवन है, जेवन। ठीक है, तो वो फीस्ट पे चले गए। और जो मेल हैं, है ना, एंड द मेल मेंबर्स में कौन कौन बचेंगे यहाँ पे? एम खुद होगा, उसका एक बेटा होगा S1 और उसका बेटा S2। ये तीनों कहाँ पे जा रहे हैं? दे वेंट फॉर पिकनिक। ठीक है, ये लोग पिकनिक पे चले गए। यानी कि अपने पास ये एलिमिनेट हो चुका है, ये एलिमिनेट हो गए, ये एलिमिनेट हो गए, ये एलिमिनेट हो गया है। अगला बोल रहा है मैंस फादर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम बर्थ। इस मैन का एक फादर भी है, तो उसको मैं फादर एफ लिख लेता हूँ और फिर एक डब्बा बना देता हूँ। ही डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम वर्क, तो भैया ये भी घर पे तो है ही नहीं, बिकॉज ही डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम वर्क। अब क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये बोल रहा, पहला बोल रहा है ओनली द मैंस वाइफ वाज लेफ्ट एट होम। अच्छा, मैंस वाइफ केवल घर पे बची, हो सकता है इसको हम एनसर्कल करके रख लेते हैं, क्योंकि ना मैं इस चीज को एकदम सर्टेनिटी के साथ भी नहीं बोल सकता कि भाई ओनली मेंस वाइफ इज लेफ्ट एट होम, क्योंकि आ, मुझे इस मैन की वाइफ क्या कर रही है ये नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि इसका प्लान हो कि पार्लर में जाए। क्वेश्चन ने इस चीज को, क्या यहाँ पे जितने स्टेटमेंट है उसमें कहीं पे भी ये मेंशन है कि इसकी वाइफ घर पे है? ये मेंशन नहीं है। तो तुम ऑप्शन में इसको अज्यूम कैसे कर सकते हो कि भैया ये घर पे ही होगी, है ना? तो हम देखेंगे इफ दिस इज द बेस्ट पॉसिबल हियर, तो उस केस में हम ए भी आंसर बोल सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि बाकी तीन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, यूपीएससी के
क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, हम जब तक के लिए श्योर ना हो ना तब तक के लिए हमें कोई भी चीज टिक नहीं करना या एलिमिनेट नहीं करना। तो हम अभी तो बोलते भैया ए हो सकता है, क्योंकि केवल यही बची है हमारे डायग्राम के हिसाब से तो हमें दिख रहा है। तो हाँ, इट इज अ वेरी हाई अजम्पशन कि भैया ये घर पे होगी, ठीक है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करता है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोलता है, इट इज लाइकली दैट मैंस वाइफ वाज लेफ्ट एट होम। अरे देखो ये कितना सही वाला स्टेटमेंट है। ये बोल रहे हैं कि इट इज लाइकली, हो सकता है कि मैंस की जो वाइफ है वो घर पे हो। ये कभी भी ए से बेटर है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें बोल रहा है ओनली मैंस वाइफ वाज लेफ्ट एट होम, केवल इसकी वाइफ घर पे बची थी, और ये घर पे रही थी, केवल घर पे रही थी, ये इसकी जो मैन की जो वाइफ है वो, ये क्वेश्चन में एकदम से ऐसा मेंशन नहीं है ना। तो ये बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज टू स्ट्रांग टू बी कंसिडर्ड एज द करेक्ट आंसर, एंड बी, सिंस इट यूजेस द वर्ड लाइकली, द आंसर इज मोस्ट लाइकली बी। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा कि भैया बी जो है ना वो ए के कंपैरिजन में तो बेटर आंसर है। तो मैं ए को तो अभी के लिए एलिमिनेट ही कर देता हूँ कि ए तो नहीं होगा, अगर आंसर होना भी होगा तो बी होगा। मैं बी को भी एनसर्कल करके रख लेता हूँ, क्योंकि मैं आगे के भी स्टेटमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि सब चीज लॉजिकल है इसमें। ठीक है, सी बोलता है नन वॉज लेफ्ट एट होम। देखो ये बात तो गलत है। अगेन इस बात को हम 100% नहीं बोल सकते कि कोई भी घर पे नहीं रहा था, क्योंकि वाइफ के बारे में कुछ दिया हुआ ही नहीं है, बहुत एम्बिगुअस स्टेट है वाइफ का, पता नहीं वो घर पे है कि घर पे नहीं है। तो अगेन हम ये तो नहीं बोल सकते। तो नन इज अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, उसके कंपैरिजन में लाइकली हमेशा एक बेटर स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगेन मैं इसको कट कर देता हूँ। अगला क्या बोल रहा है, मोर देन 1% वॉज लेफ्ट एट होम। ये बात तो सरासर झूठ है। ये जो डी है ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि भाई फादर तो ऑफिस से घर आया ही नहीं है, ठीक है, मेल जो है वो बाहर है। अभी ये मत बोला सर ऑफिस से तो घर आ, हो सकता है कि सबके सब जाए तो वो घर पे आ जाए, भाई ऐसा नहीं दिया हुआ है। तुम इस टाइप से स्टेटमेंट को अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, फादर जो है वो घर पे नहीं है, हटा दो। मेल जो है वो पिकनिक पे गया, ये इसको मेल को और उसके दोनों बेटे को हटा दो, पिकनिक पे गए। जो डॉटर है वो फीस्ट पे चली गई, ठीक है, वो खत्म। बस एक वाइफ है जिसका कि कुछ नहीं पता वो गई है नहीं गई है घर पे। तो फिर इसलिए मोर देन 1% लेफ्ट एट होम, तो ये तो गलत ही स्टेटमेंट है बिल्कुल। तो इन सभी में सबसे बेहतर मुझे डी बी लग रहा है, क्योंकि एक तो इसका स्टेट एम्बिगुअस, एकदम से बताया नहीं है कि भाई ये घर पे है या नहीं है, तो लाइकली है कि ये घर पे बच गई हो, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, बी। अच्छा मुझे बताओ यश, स्वास्थ्य क्लियर है क्या तुम्हें? अच्छा, तो स्वास्तिक बोलता है सर बट डॉटर्स आर इनवाइटेड बट अनश्योर अबाउट डिपार्चर। नहीं 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 नहीं, देखो जब इसने लिखा है ना कि इनवाइटेड एट पिकनिक, तो इनवाइटेड का मतलब वो चले गए हैं स्वास्तिक। ठीक है, इस तरीके से मत लेना कि सर इनवाइट ही तो क्या है, अभी इच्छा है। अगर जो बहन है, जो डॉटर है वो यूपीएससी की तैयारी कर रही होगी तो बोलेगी आपको जाने जाओ, मैं तो नहीं जा रही। ऐसे थोड़े ना है, यहाँ पे है कि भाई इनवाइटेड है तो वो जाएगी। वो मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि डॉटर्स वे इनवाइटेड टू अ फीस्ट, मतलब उनको बुला लिया गया, वो चली गए, खत्म बात। ठीक है, मेन मेंबर्स फैमिली वेंट आउट टू टेक पार्ट इन अ पिकनिक। ठीक है, तो उस चीज से कंफ्यूज मत होना शास्त्र कि इनवाइट क्या, अजम्पशन। assumption is something which is really hurtful when it comes to ये वाला पेपर सी सैट। इसमें चाहे इंग्लिश का पैसेज पढ़ रहे होगे तो उसमें भी तुम्हें assumption कुछ नहीं करना। उसमें जो लिखा है, जैसे लिखा है वैसे के वैसे सेम चीज मिल रहा है तो ही आंसर है, वरना assumption मत करना। नहीं तो जहां कहीं पे भी assumption कर रहे हो, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, जहां कहीं पे भी assumption कर रहे हो उस जगह पे तुम्हें ये चीज श्योर होना चाहिए कि बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन था तो तुम देख रहे थे मैंने एनसर्कल करके रखा था, मैंने अपना आंसर नहीं किया था उसको, मैंने नहीं बोला था कि ये मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं, मैं पहले मेक श्योर कर रहा था कि बाकी बाकी ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, तभी मैं इसमें गया कि हाँ ये मेरा सही है। ठीक है, तो डोंट जज एनी ऑप्शन बेस्ड ऑन अजम्पशन, तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ना तो एलिमिनेट करना बेस्ड ऑन अजम्पशन, अगर तुमने एलिमिनेट कर दिया तब तो सही आंसर को एलिमिनेट पहले ही कर चुके होगे। ठीक है, अच्छा यश बोल रहा है सर एक्सप्लेन द सेकंड स्टेटमेंट।
सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है यश कि द डॉटर्स वेर इन्वाइटेड टू अ फीस्ट। जो बहन है, बहनें हैं, सॉरी, जो जो बेटियां हैं उनको फीस्ट पे इनवाइट कर लिया गया है। ठीक है, कहीं पे फीस्ट है, फीस्ट मतलब भोज होता है ना। तो मान लो कि कहीं पे ऐसे खाना वगैरह है, भोज है, तो वहां पे डॉटर्स को बुला लिया गया। एंड द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेंट आउट टू टेक पार्ट इन पिकनिक। और बोल रहे हैं जितने भी मेल मेंबर्स हैं फैमिली में उनको पिकनिक पे इनवाइट कर लिया गया है। तो मेल मेंबर्स में कौन कौन आते हैं? खुद ये मेल और उसके दो सन, ये मेल मेंबर्स को बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि उसके फादर तो अभी तक ऑफिस से लौटे ही नहीं है, तो वो घर पे वो है ही नहीं, वो तो ऑफिस गए। मेल और उसके दो जो सन है वो दोनों पिकनिक पे गए हैं। ये चीज बोल रहा है। समझ में आया? यश? चलो शाबाश। स्वास्थ्य क्लियर है क्या? यस, ओके। हाँ हाँ यश, वही अजम्पशन वाज रॉन्ग ना, वही थोड़ा सा अजम्पशन वाले चीज का इश्यू है। कोई नहीं ना, वही चीजें प्रैक्टिस से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करो, देखो इसका आंसर बताओ। आई थिंक इसके ऑप्शंस नहीं है ना इस क्वेश्चन के। एक मिनट रुको, क्वेश्चन इनकम्प्लीट प्रिंट है। ऐसे क्यों दिया हुआ है भाई ये? एक मिनट। क्वेश्चन, इसमें भी नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट। Consider the following relationship among 6%. Number of males equal to that of females. A and E are son of F. D is mother of two, one boy and one girl. B is son of A. There is only one. Fifth statement है, there is only one married couple in the family. At present। ठीक है। और फिर इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी ड्रॉन। ऑप्शन ए है तुम्हारा, A, B and C are all females। B है A is husband of D। C है A and E are children of D। D is daughter of A है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़े से स्टेटमेंट्स ऐड कर लेना।
चलो ठीक है, यश का आंसर आया है बी। यश का आंसर है बी। इसके बाद आकांक्षा का भी बी है। ओके। एंड स्वास्तिक का है ए एंड बी आर कपल्स। ए एंड बी आर कपल्स, अच्छा। वेट फॉर 2 मिनट्स टू राइट क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली स्वास्तिक एक बार फिर से देखना, तुमने जो लिखा है वो कौन सा ऑप्शन है? ए एंड बी आर कपल्स, ऐसा कोई ऑप्शन तो इसमें से नहीं है। तो तुम थोड़ा सा एक बार दोबारा से देखना आंसर। हाँ सॉरी, ए एंड डी। ठीक है, तो फिर तुम्हारा भी आंसर बी ही है। ओके, नो प्रॉब्लम, टेक 1 मोर मिनट। फैजान कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख रहे थे तो ले लो, टाइम ले लो। ठीक है, रितेश का आंसर भी बी आया है। चलो फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ। अच्छा, 6 फैमिली मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। बोलते हैं कि द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल। इसका मतलब टोटल 6 मेंबर है इसमें 3 जो है वो मेल होंगे और 3 जो है वो फीमेल होंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। ठीक है, एफ के बेटे हैं कौन? ए और ई। अच्छा, ए और ई दोनों बेटे हैं। मैं क्वेश्चन में ही इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों तो मेल हैं। ठीक है, तो ए और ई, ए और ई, ये दोनों तो भैया मेल निकल गए। हाँ, सन ऑफ एफ। फिर बोलते हैं डी इज मदर ऑफ टू। डी इज मदर ऑफ टू, 1 बॉय 1 गर्ल। अब जो डी है वो एक एक लड़का एक लड़की की माँ है। ओके, अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये क्या बोलते हैं? बी इज सन ऑफ ए। बी जो है वो ए का बेटा है। अच्छा, यानी ए भी मैरिड हो सकता है ना, तभी तो इसने बोला कि बी इज सन ऑफ ए। तो मैं बी यहां लिख देता हूं कि बी इज सन ऑफ ए। तो मेरे पास तो अब 3 मेल तो आ ही गए। ए आ गया, बी आ गया और ई आ गया। इसका मतलब सी डी और एफ ये तीनों फीमेल है। सी डी और एफ तीनों फीमेल है और ये 3 मेल है। ये तो समझ में इतना आ गया मेरे को। और अब मैं इसके पहले वाले स्टेटमेंट पे जाता हूँ, थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? डी इज मदर ऑफ टू। डी जो है वो 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का है और एक लड़की है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे किसके हैं? एफ के बच्चे हैं और ए का बच्चा है। एफ के का जो बच्चा है तो वो तो दोनों बेटा ही है। और ये क्या बोल रहे हैं? डी इज मदर ऑफ टू, 1 बॉय 1 गर्ल। तो इसका मतलब एक की भी तो शादी हुई है। तो हो सकता है कि जो इसका मतलब यही बन रहा है कि भाई जो डी इज मदर ऑफ टू है तो डी मस्ट बी वाइफ ऑफ ए, है ना? डी ए की वाइफ होगी, तभी तो 2 बच्चों की माँ है। और 2 बच्चों की माँ में एक ये मेल है, एक फीमेल है। एक फीमेल है तो ओके, अगला एक फीमेल है। और फीमेल कौन सी बची? सी ही बची। तो ये इस टाइप से हम ट्री बना लेंगे। अब ट्री बन गया है। अब इसमें हम देखते हैं ए बी एंड सी आर ऑल फीमेल। ए बी ये तो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ए तो ऑलरेडी मेल है, पहले ही निकल गया था। ए इज हस्बैंड ऑफ डी, ए इज हस्बैंड ऑफ डी, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है हमें। ठीक है, ए एंड ई आर चिल्ड्रन ऑफ डी। ए एंड ई गलत है, चिल्ड्रन ऑफ डी नहीं है, चिल्ड्रन ऑफ एफ है। ठीक है, डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी इज डॉटर ऑफ एफ। नहीं, डी इज डॉटर इन लॉ होता तो सही होता, बट ये डॉटर लिखा है इसलिए गलत होगा, बिकॉज डी शुड बी डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। ठीक है, तो मुझे बताओ कि किसी को कोई डाउट है? फैजान क्लियर है क्या? कैसे होगा ये क्वेश्चन? Any doubt in this, ladies and gentlemen? Yes, okay, good. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अरे यार, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये पिछले क्वेश्चन का ही कंटिन्यू है। ये फिफ्थ स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, दिस इज फिफ्थ स्टेटमेंट। ओके, ये 4 के बाद दैट्स द फिफ्थ स्टेटमेंट, सो इट इज रॉन्ग प्रिंटेड इन दी इन योर बुकलेट्स एंड दिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस ऑन योर स्क्रीन। आकांक्षा का आंसर सी है। क्यू इज डैड ऑफ पी। हाँ ठीक है, स्वस्तिक, तुमने भी सी बोला है, आकांक्षा ने भी सी बोला है, रितेश ने भी सी बोला है। ओके, 30 more seconds, ladies and gentlemen. Please do this question. Yes. राशि, आज बहुत लेट हो गई तुम। अच्छा, भंडारा से, बाप रे। तो किस लिए आई? ऑनलाइन ही अटेंड करती ना। अच्छा, कॉलेज में आ गई। हाँ, इट वाज रेनिंग, करेक्ट। ठीक है, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये ले लो क्वेश्चन, ये नहीं है तुम्हारे पास शीट? No, no, I don't need that. I already have questions here on tab. ठीक है, तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये बोलता है कि भाई कंसिडर द फॉलोइंग। इसमें ना 2 बार क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 5 लेना, वो उसके ऊपर वाला थोड़ा गलत है। ओके, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ब्लड रिलेशन कर रहे हैं हम। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल के रखे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्रेशन p प्लस आर माइनस क्यू। ठीक है, इसमें इन्होंने 2 स्टेटमेंट दे के रखा है, और ये बोलते हैं कि a प्लस बी मीन्स a इज सन ऑफ b। ठीक है, a प्लस बी, अगर ये प्लस सिंबल आएगा तो इसका ये मतलब होता है कि a जो है वो b का बेटा है। ठीक है, बेटा है तो मेल है, मेल है, इसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया।
बी आई एम अनश्योर कि भाई अनश्योर अबाउट द जेंडर ऑफ बी, है ना, कि ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बट व्हाट आई एम श्योर अबाउट इज ए, बिकॉज ए इज सन, है ना, तो ए इज सन ऑफ बी, तो ए तो मेल है, मैंने इस पे एक बॉक्स बना दिया कि मेल को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। अगर कभी भी नेगेटिव में सिंबल आता है ए माइनस बी करके, तो हमेशा ये बात समझ लो कि ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी की वाइफ होगी। ऑब्वियसली बी एक मेल होगा और ए जो है वो फीमेल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे दिया है P प्लस आर माइनस क्यू। ठीक है, तो P प्लस आर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P प्लस आर का मतलब P इज सन ऑफ आर, है ना, P इज सन ऑफ आर, तो P इज, सॉरी, P प्लस आर का मतलब क्या है? P इज सन ऑफ आर, ठीक है, तो R है, उसका जो बेटा है वो है P, तो मैं P को एक स्क्वायर ब्रैकेट से लगा देता हूँ क्योंकि P इज सन ऑफ आर। इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू का मतलब आर इज वाइफ ऑफ क्यू, आर इज वाइफ ऑफ क्यू, तो आर फीमेल हो गई क्योंकि शी इज वाइफ ऑफ किसके? वाइफ ऑफ क्यू, तो क्यू यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, आर इज वाइफ ऑफ, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ, आर इज वाइफ ऑफ क्यू, है ना, वाइफ को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे भी मेरा रिप्रेजेंटेशन गलत है, इसको मैं, हम कैसे कर रहे थे, जो भी मैरिड कपल थे उसको हम इस तरीके से कर रहे थे, ठीक है, तो वैसे ही ये हो जाएगा आर इज वाइफ ऑफ क्यू। यहाँ तक आ गया। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए इज, सॉरी, क्यू इज सन ऑफ पी, क्यू इज सन ऑफ पी, नहीं ये तो भाई बिल्कुल गलत बात है। फिर क्यू इज वाइफ ऑफ पी, ये भी गलत दिख रहा है मुझे। फिर बोलते क्यू इज फादर ऑफ पी, क्यू इज फादर ऑफ पी, हाँ ये बात सही है क्योंकि ये एक मेल भी है और ये आर इसकी वाइफ है और आर का बेटा पी है, तो ऑब्वियसली क्यू जो है वो वही फादर होगा पी का, और नन ऑफ द अबव, तो ये तो गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा सी। ठीक है, मुझे बताओ कि क्लियर है क्या जो मैंने बताया? राशि, हो सकता है तुम्हें ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे क्योंकि तुमने पहले के क्वेश्चंस किए नहीं है, और ये थोड़ा सा गूगली आ गया, यहाँ पे प्लस प्लस साइन आ गया, इसके पहले वाला थोड़ा इजी था। ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लो, वो थोड़ा सा ज्यादा इजी है कंपेयर टू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, पहले तुम वो कर लो। रेस्ट ऑफ यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर जाओ। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करना। राशि, तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 एक बार हो जाएगा ना तो मुझे बताना, ठीक है? मैं एक, अच्छा, लक्ष्मी, आंसर आया है यश का है, स्वस्तिक का। देखो राशि, मैं तुम्हें एक ये बता देता हूँ कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट से ये स्टार्ट किया था कि हम जब कभी भी इसके कोई भी क्वेश्चन को करेंगे, तो मेल को हमेशा हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सिबलिंग्स हुए तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, और ब्रदर सिस्टर रहा तो सिस्टर ऑब्वियसली फीमेल है तो ये सर्कल हो जाएगा, और ब्रदर जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन लेंगे तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हम कर्व लाइन से ले लेंगे, वाइफ फीमेल है और हस्बैंड जो है वो मेल है, इस टाइप से हम ले लेंगे। वैसे ही फादर सन का रिलेशन है तो फादर सन का रिलेशन चूंकि जनरेशन है इसलिए हम एक वर्टिकल लाइन से लेंगे, फादर और सन दोनों मेल है इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। मदर सन का रिलेशन लेंगे तो अगेन मदर इज अ फीमेल तो एम ऐसे लिखेंगे, एस ऐसे लिखेंगे, और ओब्वियसली फादर और मदर की शादी भी होगी तो हम उसको कर्व लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन। और जब इनकी शादी हुई है तो ऑब्वियसली ये दोनों भाई भाई होंगे, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, और अगर मान लो मदर की एक बेटी है तो बेटी को हम एनसर्कल्ड डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये दोनों भाई बहन है इसलिए हम फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चंस को करेंगे तो इजी होता है हमें करने में। अभी तुम क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मेरे पास दो आ चुके हैं, यश का और स्वास्तिक का।
बाकी लोग सॉल्व करो, टेक 1 मिनट टाइम, 1-2 मिनट का समय ले लो, कर लो आराम से, बट प्लीज कर लेना अभी, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस अब बचे नहीं तो प्रैक्टिस इनकम्प्लीट ना रह जाए, है ना। 5-6 क्वेश्चंस और बचे हैं बस। आंसर भी है ना भाई, हाँ ठीक है, ओके। तो हमने इसी तरीके से किया था, प्लीज मैटरनल अंकल पे हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया था इसको, ठीक है। ए इज सन ऑफ सी, ऐसे करके बाई सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, सी और क्यू सिस्टर्स हैं। और फिर हमने देखा कि Z इज मदर ऑफ Q, Z इज मदर, तो इसको एनसाइकिल कर दिया ऑफ Q। इफ P इज सन ऑफ Z, इफ P इज सन ऑफ Z, ओके, तो इसका मतलब ये इसका भाई ही होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, उसके बाद फिर हमने मैटरनल अंकल निकाला। तुम्हारे पास अगर इससे बेटर मेथड है तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करना था, ऐसे करना। चलो कोई नहीं, अब तुम डायरेक्ट ना 6 क्वेश्चन को करो सॉल्व, बाकी क्वेश्चन पे घर पे भी कर सकती हो, इट्स इजी वन ओनली, है ना। थोड़ा समझ में आया तो, वरना रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डेली अपलोड हो रही है। फैजान का आंसर आया है सर, लक्ष्मीज ब्रदर। अच्छा, आकांक्षा बोल रही है सर लिटिल कंफ्यूज बिटवीन ऑप्शन ए एंड डी, क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा। ठीक है कोई नहीं आकांक्षा, 30 सेकेंड्स मोर लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लक्ष्मी, हर ब्रदर, हर डॉटर एंड हर सन आर बैडमिंटन प्लेयर्स, ठीक है। लक्ष्मी है, लक्ष्मी के बाद उसका एक भाई है, उसकी एक बेटी है, और उसका एक बेटा है, बेटा बेटी भाई, समझ लो, मतलब समझ लो कि तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, तुम्हारी मम्मी का भाई मतलब तुम्हारे मामा, वहां खेल कौन कर रहे हैं, बैडमिंटन। तो ऑब्वियसली जैसे कि बैडमिंटन कैसे खेलते हैं, यहाँ पे एक नेट है और ये डबल्स का गेम है, मेंशन्ड है क्वेश्चन में ना, कि ये डबल्स वाला गेम है। तो डबल्स वाला गेम है, यहाँ पे नेट है, नेट में यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे कोई होगा और यहाँ पे कोई होगा। और इसने ये बोला है कि लक्ष्मी, लक्ष्मी है, मतलब मान लो तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे मामा है, तुम हो, और तुम्हारे भाई बहन, मतलब कोई भी, मतलब उसके एक बेटा एक बेटी है, इस टाइप से लोग मैच खेल रहे हैं। अब ये बोलते हैं लक्ष्मीज ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर। अच्छा मान लेते हैं कि लक्ष्मी का ब्रदर यहाँ पे है, तो उसकी डॉटर यहाँ पे होगी, क्योंकि यही बोला है डायरेक्टली अक्रॉस द नेट, डायरेक्टली अक्रॉस द नेट, आमने सामने जो है वो लक्ष्मी का भाई है और उसकी बेटी है। अगला बोल रहा है कि हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। बोल रहे कि इसका इसका जो बेटा है, लक्ष्मी का जो बेटा है, ठीक है, वो नेट से डायरेक्टली अक्रॉस है उस पर्सन के जो कि वर्स्ट प्लेयर है। इसका मतलब है कि कोई तो एक वर्स्ट प्लेयर है, ठीक है, वर्स्ट प्लेयर है, और उसका जो भाई या बहन है उसके अपोजिट में कौन खड़ा है, उसका बेटा। अब ऑब्वियस है कि उसका बेटा अगर खड़ा है अपोजिट में, इसका मतलब उसका जो बेटा है वो अपनी बहन के बगल में ही खड़ा है,
क्यों? क्योंकि इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि जो वर्स्ट प्लेयर है उसके सिबलिंग के अपोजिट खड़ा है, ठीक है। तो उसकी जो लक्ष्मी की जो डॉटर है वो तो लक्ष्मी के सन की खुद की सिबलिंग हो गई ना, और ये उसका सन कहां पे खड़ा है, अपोजिट टू द वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग, वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के सामने खड़ा है। इसका मतलब ये है कि इसका सन यहीं पे खड़ा होगा ऑब्वियस, क्योंकि वो अपनी बहन के बगल में खड़ा है, वो किसी और का सिबलिंग थोड़े ना है, वो खुद की सिबलिंग हो गई ना उसकी जो डॉटर है, तो सन तो उसके बगल में खड़ा है, तो ऑब्वियसली लक्ष्मी जो है वो यहाँ पे खड़ी होगी। तो इसीलिए जो उसका सन है वो वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के अक्रॉस खड़ा है। आ रही है बात समझ में? यानी कि लक्ष्मी जो है वो वर्स्ट प्लेयर है, द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नेट। बेस्ट प्लेयर और वर्स्ट प्लेयर एक दूसरे के सेम साइड है। इसका मतलब है, देखो लक्ष्मी सबसे पहले तो इसकी जो स्टेटमेंट है, इसने घुमा फिरा के अपनी मम्मी को वर्स्ट प्लेयर बोलना था, तो इस बेचारे ने ऐसे घुमा फिरा के बोल दिया कि डायरेक्टली बोलूंगा तो मम्मी को बुरा लग जाएगा। इसने बस ये बोला कि लक्ष्मी इज बेस्ट प्लेयर, सॉरी, द सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट ऑफ द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, है ना। वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग, वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग का मतलब भाई या बहन होता है ना, तो वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के डायरेक्टली अक्रॉस द नेट खड़ा है। तो ये वर्स्ट है तो ब्रदर ऑब्वियसली बेस्ट होगा, मतलब इसका मामा जो है वो बेस्ट प्लेयर होगा। किस तरह हो सकती है, सन इस तरफ और लक्ष्मी इस तरफ? अगर लक्ष्मी इधर पे आ गई तो वो उस, ये इसकी बेटी है ना, सिबलिंग तो नहीं है। इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, तुम जैसे तुम बोल रहे हो ना राशि, देखो अगर मैं सन को यहाँ ले लेता हूँ, लक्ष्मी को यहाँ ले लेता हूँ, उसकी डॉटर को यहाँ ले लेता हूँ, और नहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर सिबलिंग लिखा हुआ है तो ओब्वियस है भाई बहन है, ठीक है। और वो उसके अक्रॉस लिखा है ना, अपोजिट साइड में, जो उसका क्या कहना है, द सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट ऑफ द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के डायरेक्टली अक्रॉस द नेट खड़ा है। यानी कि ऑब्वियसली जो वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग है, सबसे पहले तो सिबलिंग है, सिबलिंग है का मतलब ये सामने में दो सिबलिंग खड़े हैं, सामने में दो सिबलिंग खड़े हैं, तभी तो ये बोला है कि डायगोनली अक्रॉस द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के डायगोनली अक्रॉस है। क्योंकि यहाँ पे तो तुम अगर इतना कंफर्म है ना कि ये ब्रदर और डॉटर यहाँ पे, अगर मैं सन को यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज अगर मैं सन को यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये सन और ये डॉटर एक दूसरे के अक्रॉस खड़े हो गए, मतलब वो भाई बहन ही खड़े हो गए आमने सामने, है ना, खुद की बहन उसकी खड़ी है। ये क्या बोल रहे हैं, हर सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट ऑफ द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, वो डायगोनली खड़ा है वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के। ऑब्वियसली ये खुद एक वर्स्ट प्लेयर थोड़े ना है, ये एक वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के अक्रॉस खड़ा है, ऐसा करके क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। इसलिए तुम्हें स्टेटमेंट को इस तरीके से ही करना पड़ेगा कि सिबलिंग है तो भाई बहन, लक्ष्मी और उसके मामा भाई बहन है, ठीक है। और वो वर्स्ट प्लेयर जो है वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का जो भाई है वो उसके अक्रॉस खड़ा है, ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आया राशि, कि अभी भी कंफ्यूज हो, तुम्हें लग रहा है कि ठीक है कोई नहीं। ये जो, अगर तुम कह रही हो कि सर अगर मैं ये ले लेती हूँ कि भाई बहन, यहाँ पे मैं सन को ऊपर और लक्ष्मी को नीचे ऐसे कर लेती हूँ, अगर ऐसे करती हो तो तुम देखो कि तुम्हारे स्टेटमेंट कहाँ तक मैच होता है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, लक्ष्मीज ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस दी लक्ष्मीज डॉटर, पहला स्टेटमेंट तो तुम्हारा सही हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। सेकंड क्या बोलता है, हर सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, उसका जो सन है वो डायगोनली अक्रॉस द नेट है, किसके, फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के। तो या तो अब ये खुद को ही वर्स्ट प्लेयर बोल ले कि भाई मैं वर्स्ट प्लेयर हूं, चलो मैंने तुम्हारा एजम्पशन ले लिया कि भाई सन जो है वो खुद में ही वर्स्ट प्लेयर है, मैंने ले लिया कि सन, अच्छा देख लेते ना, ठीक है। वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग है, अब ये तो ये खुद ही वर्स्ट हो गया है ना, और फिर बोलते हैं द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर सेम साइड ऑफ द नेट, ठीक है। तो फिर मान लो कि बेस्ट प्लेयर इसका भाई हो गया,
और वर्स्ट प्लेयर ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि हु इज द बेस्ट प्लेयर इज ब्रदर, अभी भी ब्रदर ही आ रहा है, सही बात है। तुम ऐसे भी सोचते तो भी ब्रदर ही आ रहा है, वैसे भी सोचते तो ब्रदर ही आ रहा है। ठीक है, तुम अगर ऐसे लेकर के भी चलती हो कि सन वर्स्ट है, तो भी हमारा आंसर तो ऐसा वही आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा एजम्पशन वैसे गलत नहीं था। तुम बोलने का ऐसा बोल सकते हो कि वो खुद को भी वर्स्ट प्लेयर बोले, मेरा एजम्पशन था कि वो खुद को वर्स्ट प्लेयर क्यों बोलते हैं। लेकिन अगर हम एजम्पशन भी लेते हैं, कई बार क्या होता है ना कि हम एजम्पशन लेते हैं ना, तो वो एजम्पशन गलत भी हो जाता है। मैं क्यों तुम्हारा डायग्राम बना रहा था यहाँ पे, कि मुझे ये था कि यहाँ के ना एक भी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे अगर हमें ऐसा कोई एजम्पशन ले लिया तो। बट अगर हमारा एजम्पशन सही है तो हमें ऑप्शन भी सही मिल जाता है। तो ठीक है, हमारे दोनों ही केस में ऑप्शन सही में आ रहा है। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, समझा अभी। गुड। स्वस्तिक, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है हर सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। ठीक है, वर्स्ट जो भी सबसे खराब प्लेयर है उसके सिबलिंग के मतलब वो डायगोनली अक्रॉस खड़ा है। ठीक है, तो राशि का कहना था सर उसका सन खुद भी तो वर्स्ट हो सकता है। तो वैसे में वो वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के डायगोनली अगेंस्ट खड़ा है, तो ऑब्वियसली डॉटर जो है इस साइड है और लक्ष्मी यहाँ पे ही होगी 100%। तो वैसे में अगर तुम यहाँ पे बोलते हो द बेस्ट प्लेयर, और बेस्ट प्लेयर और वर्स्ट प्लेयर एक ही तरफ है नेट के, तो फिर भी ब्रदर ही आंसर इसका आ रहा है। तो चाहे सन को तुम इस तरफ ले लो, चाहे सन को ऊपर ले लो या नीचे ले लो, कहीं पे भी ले लो। अगर सन को तुम नीचे भी लेते हो तो भी तुम्हारा वर्स्ट प्लेयर लक्ष्मी आती है और बेस्ट प्लेयर ये आता है। और अगर सन को यहाँ पे लेते भी हो तो भी हमें पता है कि ये वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग बोल रहा है, सिबलिंग बोल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर डॉटर है तो उसकी वो खुद को ही वर्स्ट बोल रहा होगा। अगर वो खुद को ही वर्स्ट बोल रहा है तो सन अगर वर्स्ट है तो उसके बगल में तो बेस्ट प्लेयर ही खड़ा है, और बेस्ट प्लेयर कौन है? वो उसका ब्रदर है। हाँ, वर्स्ट प्लेयर अगर रहता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती इसमें, बहुत वो हो जाता कि लक्ष्मी ले लें या फिर उसका सन ले लें, है ना। इसलिए बेस्ट पूछा है। हाँ, क्वेश्चन बनाने वाले में भी दिमाग है। स्वास्थ्य क्लियर है क्या? जॉर्डन ऑन स्क्रीन वंस आई विल नोट डाउन। ठीक है, देखो फिर से मैं कर दे रहा हूँ। एक मैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स हैं। ओब्वियसली 4 लोगों का मैच है, 4 लोग नेट के ऐसे ऐसे खड़े हैं, दिस इज नेट, ये नेट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है लक्ष्मी ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस नेट फ्रॉम हर डॉटर। लक्ष्मी का जो ब्रदर है वो लक्ष्मी की डॉटर के सामने खड़ा है नेट पे, नेट पे लक्ष्मी की डॉटर के सामने खड़ा है, तो ये तो कोई शक नहीं है यहाँ तक, है ना। इसके बाद सेकंड क्या बोल रहे हैं, द सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। ठीक है, सन इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट ऑफ द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। अभी सन जो है वो वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के नेट के क्रॉस है। इसका मतलब इसका ये कहना है कि भाई जो भी वर्स्ट प्लेयर है, जो भी वर्स्ट प्लेयर है उसका जो भाई बहन है उसके डायगोनल में खड़ा है उसका बेटा। तो अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि कौन सा ऐसा सिबलिंग कौन सा एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो या तो वो खुद को ही अगर वर्स्ट प्लेयर बोले, एजम्पशन, एजम्पशन वन, डायग्राम मेरा कैसे चेंज होगा बताता हूँ। एजम्पशन वन जो कि मेरा एजम्पशन था, सॉरी राशि का एजम्पशन था, वो ये था कि सन जो है वो खुद ही एक वर्स्ट प्लेयर है। सन खुद ही एक वर्स्ट प्लेयर हो, अगर सन खुद ही एक वर्स्ट प्लेयर हो तो क्या बोल रहा है, सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट ऑफ वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, है ना। तो ये खुद की ही बहन के डायगोनल में खड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया कि सन खुद में ही वर्स्ट प्लेयर है और वो फिर अपनी बहन के इधर खड़ा होगा, तो ऑब्वियसली लक्ष्मी कहाँ खड़ी होगी, यहाँ पे खड़ी होगी। लक्ष्मी कहाँ खड़ी होगी, यहाँ पे खड़ी होगी। और अगर लक्ष्मी यहाँ पे खड़ी है तो तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, बेस्ट प्लेयर एंड वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नेट।
बेस्ट प्लेयर और वर्स्ट प्लेयर जो है वो नेट के एक ही तरफ खड़े हैं। यानी कि अगर सन इज द वर्स्ट प्लेयर तो ऑब्वियसली जो लक्ष्मी का ब्रदर है वो कौन क्या होगा, वो बेस्ट प्लेयर होगा। ठीक है, वो बेस्ट प्लेयर होगा। तो राशि के एजम्पशन के हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, हर ब्रदर। ठीक है, अब मैंने जिस तरीके से एजम्पशन लिया था, मेरा एजम्पशन ये था कि ये नेट है, यहाँ मैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सेम चीज लिया मैंने भी यहाँ पे कि ब्रदर है और यहाँ लक्ष्मी की डॉटर है। ठीक है, और इस साइड मैंने ये लिया कि इस साइड पे मैंने लिया कि सन है। क्यों मैंने सन लिया, क्योंकि मैंने ये बोला कि वो सन जो है वो खुद को वर्स्ट प्लेयर तो नहीं बोलेगा। इस स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है, हर सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। तो ये हो सकता है कि अपनी मम्मी को वर्स्ट प्लेयर बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये बोल रहा हूँ कि मेरी मम्मी वर्स्ट प्लेयर है, लक्ष्मी इज द वर्स्ट प्लेयर, मम्मी वर्स्ट प्लेयर है, और मैं जो हूँ वो खड़ा हूँ कहाँ पे, वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग, सिबलिंग मतलब वर्स्ट प्लेयर के भाई के डायगोनली अपोजिट, समझ रहे हो। यानी कि लक्ष्मी का जो भाई है, ठीक है, लक्ष्मी का जो भाई है उसके डायगोनली अपोजिट ये खड़ा है। हम यहाँ पे मैंने अज्यूम किया था कि लक्ष्मी वर्स्ट प्लेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से होने पे अगर लक्ष्मी वर्स्ट प्लेयर है तो तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बेस्ट प्लेयर एंड वर्स्ट प्लेयर ऑन द सेम साइड। तो ओब्वियसली यहाँ पे जो इसका ब्रदर है वही बेस्ट प्लेयर होगा, क्योंकि वर्स्ट प्लेयर और बेस्ट प्लेयर दोनों एक ही तरफ है ना नेट के। तो इसलिए बेस्ट प्लेयर विल बी हर ब्रदर, दोनों ही केस में हर ब्रदर आंसर आ रहा है। अब बताओ, कोई शक है कि क्लियर है। तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे भी करोगे assumption लेकर के तुम्हारा आंसर तो वही आएगा। चलो शाबाश मस्तक। ओके, एवरीवन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसको करो। राशि तुम्हारा ग्रेजुएशन किस में हुआ है, कौन, बीए। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा। अच्छा, और यहाँ पे ऑप्शनल क्या लिया तुमने। नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है, चलो ठीक है कोई। अच्छा, इसीलिए तुमने फिर ये चूज कर लिया फिलोसफी, ठीक है ना, अच्छा लगता है तो। अच्छा सब्जेक्ट है फिलोसफी तो। और तुम्हारे खुद के अगर तुम ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लेते हो तो वो क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं पूछते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, जैसे कि मेरा बीटेक हुआ है मैकेनिकल में। तो अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट है ऑप्शनल में, बट मैं चूज़ नहीं करता, तो फिर वो इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि भाई मैकेनिकल क्यों नहीं चूज़ किया, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तुमने जिसमें ग्रेजुएशन किया। ये चीज़ है तो अच्छी बात है कि अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चूज़ किया तो। चलो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो आशिफ।
1 to 3 सब सही है। डी आकांक्षा का ए। चलो ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी विद 3 फीमेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने 7 फैमिली मेंबर्स हैं और उसमें से 3 क्या है, वो फीमेल्स हैं। जी इज अ विडो, जी है वो एक विडो है, यानी कि जी का हस्बैंड नहीं है, बट जी इज अ विडो का मतलब ये तो एक फीमेल हो गई। तो पहले तो मैं जी पे एक सर्कल मार देता हूँ क्योंकि ये पता चल रहा है कि एक फीमेल है। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। अच्छा, डीज फादर एफ, एफ इज फादर, तो मैं इस पे भी एक स्क्वायर डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एफ जो है वो फादर है, किसके फादर है, डी के फादर है, तो डी। और एफ इज अ फीमेल, सॉरी एफ इज अ मेल, तो मैंने फादर और मेल लगा दिया। ठीक है, बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी एंड डी आर सिबलिंग्स। अच्छा, बी और डी है वो सिबलिंग्स है, बट मुझे अभी तक नहीं पता चला इनका मेल और फीमेल वाला चीज। एंड ए इज डॉटर ऑफ बी। ओके, ए जो है वो बी की डॉटर है। तो भाई यहाँ पे भी मैं एक सर्कल लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ तो पता चल रहा है कि ये जो है फीमेल है। एंड सी इज कजन ऑफ बी, जो सी है वो बी की कजन है। ऑब्वियसली इसका मतलब डी का भी एक बच्चा है, तभी तो कजन होगा ना। तो मुझे इसका भी जेंडर नहीं पता। ओके, और क्या बोल रहे हैं। हाँ, सी इज कजन ऑफ बी, सॉरी, सी इज कजन ऑफ बी, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा, सी इज कजन ऑफ बी, बी की कजन है, इसका मतलब कि इसके फादर का, की कोई मतलब सी जो है ये इसके फादर का भाई या बहन है। ठीक है, इस टाइप से। गलत हो रहा है ना, सॉरी 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 सॉरी। बी और डी दोनों का कजन है, इसका मतलब कि इसका कोई ना कोई तो भाई या बहन है और उसका जो बच्चा है वो है ना। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे ब्लैंक स्पेस ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। और मुझे ये पता है कि जी इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, है ना, तो इसकी इसकी सिस्टर इन लॉ है कौन, जी। ठीक है, तो मतलब जी की किसी से तो शादी हुई थी और वो अभी विडो हो चुकी है। वो पर्सन कौन है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, और इसकी इसका जो बच्चा है वो है सी। ठीक है, अब ये बोल रहा है हु इज ई, ई कौन है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने मेंबर्स आ चुके हैं, एक ही बचा है ई, यहाँ पे मैं डाल दूं। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ई एफ, 3 फीमेल्स, 3 फीमेल्स हैं। हमारे पास अभी कितने फीमेल्स आ चुके हैं, 2, है ना। एक मेल यहाँ पे है, ये भी एक मेल होगा। और अ, ये कैसे पता तुम्हें। हाँ हाँ, अच्छा, ये भी सही लॉजिक है। तो जो ई है वो एक फीमेल है ना, तो ई मतलब अगर फीमेल है तो इसका मतलब एफ की कोई ना कोई एक बहन भी है ना, तभी तो ई इज अ फीमेल। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है वाइफ ऑफ एफ, वाइफ ऑफ एफ, एफ की वाइफ है। एफ की वाइफ कैसे हो सकती है, कैसे। ग्रैंड मदर ऑफ ए, ग्रैंड मदर ऑफ ए सही है, आंट ऑफ सी, आंट ऑफ सी सही है, बट वाइफ ऑफ एफ कैसे है। रुको, a joint family consists of 3 female, G is a widow, G widow है, and sister in law of D's father, and sister in law of D's father। अच्छा ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, D's father F, okay, D's father F, okay, and B and D are siblings, B और D siblings हैं। A is daughter of B, B की डॉटर है। ठीक है, यानी कि B भी तो मैरिड होगा। और यहाँ पे दिए के नंबर ऑफ कपल्स कुछ नहीं दिए। सी इज कजन ऑफ बी, सी इज कजन ऑफ बी,
ठीक है, सी इज कजन ऑफ बी। हाँ हाँ, हु इज ई, ओके। मतलब कि हमें बताना है कि ये कहाँ पे आ सकता है, सिंपल सा चीज है, यानी कि ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे है ना। तो पहला बोल रहा है कि वाइफ ऑफ एफ, हाँ बिल्कुल वाइफ ऑफ एफ हो सकती है ये। उसके बाद ग्रैंड मदर ऑफ ए, ग्रैंड मदर ऑफ ए भी हो सकती है, आंट ऑफ सी, हाँ तीनों एजम्पशन सही है, करेक्ट है। क्योंकि ई हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, इसने कुछ ई से रिलेटेड कुछ दिया नहीं है। सही है, गुड। तो इसका आंसर आएगा आकांक्षा, ई एफ शुड बी कपल, ई एंड एफ शुड बी कपल ना। हाँ, ई और एफ कपल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कपल हो ही, बट कपल हो सकते हैं। ए ई जी आर फीमेल, ए ई जी करेक्ट, ए ई जी आर फीमेल। हाँ, एंड अगेन डी जी शुड बी कपल, डी एंड जी शुड बी कपल। नहीं, ऐसा नहीं है, डी एंड जी कपल नहीं हो सकते, क्योंकि जी जो है वो विडो दिया हुआ है ना, जी इज अ विडो। सो अगर जी इज अ विडो तो उस केस में वो कपल नहीं हो सकते। सी अगर मेल कंसिडर किया तो वो आंटी कैसे हो सकती है? सी को अगर मेल कंसिडर किया तो ई आंटी कैसे हो सकती है? ई आंटी हो सकती है ना। अगर तुमने सी को मेल भी कंसिडर किया तो उसमें क्या दिक्कत है? ये सपोज कर लो कि ये इसकी बहन हुई, तो उस केस में तो ये इसकी आंटी हो सकती है बिल्कुल। यश, मुझे तुम्हारा इमेज नहीं आया, एक मिनट देखता हूँ। हाँ, डाउनलोड हो रहा है, एक मिनट। हम्म, ठीक है, सही है तुम्हारा भी। आकांक्षा, तुम्हें क्लियर हुआ क्या कि मैं क्या बताया? अच्छा, नहीं, एक बार फिर से बताइए, चलो हम फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। ओके। देखो, पहला क्या बोल रहा है? अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी विद 3 फीमेल्स, 3 फीमेल्स हैं और 4 मेल्स हैं, ठीक है। अपने पास क्या है? 3 फीमेल्स एंड 4 मेल्स। अरे यार, क्या हो रहा है? ठीक है। जी इज अ विडो, जी इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ फादर, डीज फादर एफ, ठीक है। तो सबसे पहला तो डीज फादर इज एफ, डी डीज फादर इज एफ एंड एफ इज अ मेल, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि शी इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ, तो ऑब्वियसली इसका एक भाई होगा, समवन, समवन। एंड उसकी जो वाइफ है वो एक विडो होगी, है ना। तो मैरिड है, तो मैं ऐसा कुछ बना देता हूँ और यहाँ बना देता हूँ और यहाँ पे जी लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या आकांक्षा? जी इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। क्या यहाँ तक क्लियर है आकांक्षा? हाँ, चलो शाबाश। इसके बाद क्या बोलता है? बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी और डी सिबलिंग्स हैं, बी और डी जो है वो सिबलिंग्स हैं। एंड ए इज डॉटर ऑफ बी, और जो ए है वो बी की डॉटर है, ए इज डॉटर ऑफ बी। सी इज कजन ऑफ बी, सी जो है वो कौन है? वो बी की कजन है। अगर बी की कजन है, इसका मतलब
सी सी इज कजन ऑफ बी। अगर वो सी की कजन है तो ये बताओ कि वो किसकी किसकी बहन होगी। अगर सी की कजन है तो किसकी बहन होगी। ऑब्वियसली अगर वो कजन है और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसका एक भाई था, सपोज एफ का एक भाई था जो कि एक्सपायर हो गया, तो इसका मतलब जो सी है वो इसके भाई या जो भी इसकी डॉटर, यहाँ पे जी दिया हुआ है तो मैं जी की बेटी लिख देता हूँ, ठीक है, ये जाने दो, ये जो मर गया ये इसका भाई था संबन, उसकी उसका उसकी कोई सी इज कजन है ना, तो सी जो है वो इसका कजन है, ठीक है। तभी तो ये कजन होंगे ना, क्योंकि ये इसका ही, ये दोनों एफ के बच्चे हैं और जो जी का बच्चा होगा वो इनका कजन होगा। आकांक्षा ये यहां तक क्लियर है। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना कि सी जो है वो कजन होगा किसका, सी इज कजन ऑफ बी, बी का कजन है। बी का कजन तभी होगा जब इसके भाई का बच्चा होगा, है ना। जैसे कि तुम्हारे बड़े पापा या तुम्हारे तुम्हारे छोटे पापा का जो बच्चा है वो तुम्हारा कजन होगा, है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे एफ का जो भाई है उसका जो बच्चा है वो इसके बच्चों का कजन होगा, करेक्ट। तो इसलिए हमने सी सही से ले लिया। अब बोलते हैं हु इज ई, ई कौन है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ई की बात करूं तो सबसे पहला चीज, इसकी एक वाइफ है जो कि विडो है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि देखा जाए तो एफ की एक वाइफ होगी ई, ठीक है, वाइफ ऑफ एफ, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ग्रैंड मदर ऑफ, ग्रैंड मदर ऑफ ए, ग्रैंड मदर ऑफ ए की ग्रैंड मदर होगी, ठीक है, एंड आंट ऑफ सी, और सी की आंट होगी, सी की आंट होगी, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना। क्योंकि सी की ये एक टाइप से ये हो गई ना, आंट हो गई, बड़ी मम्मी हो गई, तो इसको आंट ही बोलेंगे, है कि नहीं। तो ई इज आंट ऑफ, तो इसलिए तीनों करेक्ट है। अब मुझे बताओ कि समझ में आ गया। हाँ चलो ठीक है, शाबाश आकांक्षा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन, इसको करो। अच्छा एक बात और, अच्छा ये चलो इस क्वेश्चन से पहले एक चीज और डिस्कस करते हैं पिछले क्वेश्चन का, ठीक है। देखो आकांक्षा या एवरीवन, यहाँ पे जो ई का पोजीशन है ना, हु इज ई, ई का पोजीशन एम्बिगस दिया है। सपोज कर लेते हैं कि मैंने क्या बोला लास्ट में कि इसकी चूंकि इसके बच्चे हैं तो इसकी एक वाइफ होगी, तो मैंने ई यहाँ पे लिख दिया। बी का भी तो एक बच्चा है, ऐसा भी हो सकता है कि ई जो है वो बी की वाइफ हो। लेकिन अगर अगर हम ऐसा कर लेते हैं, सपोज मैं इससे करता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ई जो है वो बी की वाइफ है, अगर मैं ऐसा अज्यूम कर भी लेता हूँ, तो मैं जब पहला स्टेटमेंट पढ़ूं तो उसमें बोलता है वाइफ ऑफ एफ, वाइफ ऑफ एफ, यानी कि ये तो गलत हो जा रहा है क्योंकि वाइफ ऑफ बी है। तो मेरा स्टेटमेंट वन रॉन्ग हो जाता है। तो स्टेटमेंट वन रॉन्ग होने की वजह से ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, ग्रैंड मदर ऑफ ए की ग्रैंड मदर है, ए की ग्रैंड मदर तो नहीं होगी, ए की मदर होगी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत ही है, इसलिए हम ये पॉसिबिलिटी ले भी नहीं सकते हैं। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो ऊपर वाली। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये चीज क्लियरली अभी, कि किस टाइप से क्वेश्चंस को करना है। ये थोड़ा सा बस ऐसा ना थोड़ा ट्रिकी रहता है, बट ये क्वेश्चंस हो जाते हैं आराम से। चलो फिर हाँ, 8 का आंसर
स्वास्तिक ने दिया है आर यू मियाँ बीबी। अच्छा, आर इज यूज हस्बैंड, ठीक है। ए बोल रहा है स्वास्तिक। स्वास्तिक अलग मेरा एक रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट लेता रहता है लिख लिख के। आकांक्षा का आंसर डी आया है, नन ऑफ द अबव। ठीक है। हाउ मेनी टॉपिक्स लेफ्ट टू कवर? आई थिंक देयर कुड बी 4 more टॉपिक्स। हमारा सैटरडे तक खत्म हो जाना चाहिए। अगर हमने 2 टॉपिक एक साथ ले लिया तो हम इसे फ्राइडे सैटरडे तक खत्म कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड डायरेक्शन सेंस एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सम क्वेश्चंस विल बी प्रैक्टिस फ्रॉम डायरेक्शन सेंस एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्डर एंड रैंकिंग लाइक दैट, तो हम उसे कर लेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन बोलता है कि a family of 2 generations consisting of 6 members has 3 males and 3 females। ठीक है, 3 मेल है 3 फीमेल है, 6 लोग हैं फैमिली में, और जनरेशन कितना दिया है? 2 जनरेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर मेरे पास 2 जनरेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियसली कोई दादा दादी टाइप नहीं होगा, बस मम्मी पापा टाइप ऑफ रिलेशन है, यानी कि 2 लेयर बनेंगे। मतलब 2 लेयर बनेंगे। अब इसमें बोल रहा है कि 2 मैरिड कपल्स हैं एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स। ठीक है, देयर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स। 2 भाई बहन हैं जिसकी शादी नहीं हुई है, और 2 मैरिड कपल्स हैं। 2 मैरिड कपल्स में से एक मैरिड कपल ऑब्वियसली फादर एंड मदर ही होगा, और एक जो 3 भाई बहन कुछ होंगे उसमें से एक की शादी हो गई है और 2 की शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो मुझे सेटअप तो इसका समझ में तो आ रहा है वैसे, लेकिन हम एक एक करके ही करेंगे। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि यू इज, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे आया है, क्या बोलते हैं? यू इज पीज डॉटर। अच्छा, ये बोलते हैं कि यू जो है वो पी की डॉटर है, पीज डॉटर, एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ। और क्यू जो है वो आर की मदर इन लॉ है, यानी कि क्यू जो है वो आर की मदर इन लॉ है, यानी कि इसका एक कोई तो बेटा होगा, इसका कोई तो एक बेटा होगा, बेटा या बेटी पता नहीं है ना। क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, हाँ। तो हमें ये पता नहीं है कि भाई बेटा है या बेटी है, हम बस इतना बोल सकते हैं कि कोई तो है इस जगह पे यार। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कोई तो इस जगह पे जिसकी की शादी हुई है, किससे? आर से। ठीक है, ऐसा हमें दिख रहा है, तो ये बात तो है कि क्यू इज मदर इन लॉ, तो हम इसे सर्कल कर सकते हैं, और पी फिर मेल ही होगा और इन दोनों की शादी हुई होगी।
ठीक है, एक ये बन गया। इसके बाद क्या बोलता है, टी इज अनमैरिड मेल एंड एस इज अ मेल। टी इज अनमैरिड मेल, अच्छा तो टी अनमैरिड मेल है, तो मैं टी को इधर ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो यू है ये ये भाई बहन यहाँ पे, सॉरी यू ही है ना कि वी है ये, हाँ यू है, तो यू और जो टी है ये दोनों भाई बहन होंगे और अनमैरिड वाले होंगे। और जो मैरिड है, क्योंकि टी इज एन अनमैरिड मेल लिखा हुआ है एंड एस इज अ मेल, एस इज अ मेल लिखा है, तो मैं इसको एस कर लेता हूँ और एस को मेल बना लेता हूँ। ठीक है, यानी कि ये एक मैरिड है, दो मैरिड कपल है ना इसमें, तो एक ये एक भाइयों में शादी हुई है, तो एस जो है उसकी शादी हो गई है, ऑब्वियसली आर जो है वो एक फीमेल होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आप पूछ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है आर इज यूज हस्बैंड, आर इज यूज हस्बैंड, नहीं भाई यू की तो शादी ही नहीं हुई है, तो ये तो गलत है। आर इज एस वाइफ, आर इज एस वाइफ, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आर जो है वो एक फीमेल भी है और एस की वाइफ है, बिल्कुल सही। एस इज अनमैरिड, एस इज मैरिड, एस इज अनमैरिड नहीं है। नन ऑफ द अबव, ये तो नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है यहाँ पे यही आंसर होगा, आर इज। कौन पी एंड क्यू, ये मेरा अजम्पशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी के भी बच्चे दिए हुए हैं और क्यू के भी बच्चे दिए हुए हैं, और दो ही एक ही जनरेशन है। इसका मतलब कि अगर पी के भी बच्चे हैं और क्यू के भी बच्चे हैं और सिंगल जनरेशन है, तो इसलिए मैंने इन दोनों की शादी करवा दी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी तो सिबलिंग्स ही दिए हुए हैं ना, इसीलिए, और फिर एक सिबलिंग की शादी हुई होगी, ऐसे दिमाग में आ गया बस। एक्चुअली ना थोड़े प्रैक्टिस के साथ ही ये चीजें आती है, धीरे धीरे कर करके समझ में आएगा। तुम्हारे एक तो 4-5 क्वेश्चन छूट चुके हैं, घर पे आके करना तो थोड़ा और क्लियर होगा, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड पजल, अच्छा हाँ हाँ वो तो लेंगे ना, वो तो लास्ट में लेंगे हम, डेटा इंटरप्रिटेशन पजल तो लास्ट का है ना स्वस्तिक। इससे रिलेटेड, सी सेट से रिलेटेड, नहीं नहीं कुछ नहीं, अपने GS1 पे फोकस करो। ठीक है, ये तो क्लियर हो जाएगा यार, तुम्हारे आंसर्स वैसे भी सही आते हैं राशि, कोई दिक्कत नहीं है। GS1 पे फोकस करो, ऑप्शन पे फोकस करो, एथिक्स ऐसे इस पे फोकस करो थोड़ा। स्कोरिंग सब्जेक्ट मेंस में कौन से रहते हैं? सबसे ज्यादा पहले तो ऑप्शनल पे तुम प्रेफरेंस दो, ठीक है, उसमें स्कोर जितना ज्यादा लेके आओ उतना बेहतर। ऐसे में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, अगर ओबियसली तुम अगर अच्छा लिख पा रही हो तो ऐसे में स्कोर कर लोगी। उसके बाद फिर एथिक्स में भी स्कोर कर सकते हैं, अगर सही सही चीजें चलती रही, प्रैक्टिस किया तुमने, थोड़ा देखा तो। और जो GS पेपर्स है उसमें एक एवरेज स्कोर सबका आता है। ये GS पेपर ऐसा है कि जो चारों पेपर रहते हैं उसमें तुम्हारा सबके लगभग बराबर बराबर ही मार्क्स आते हैं, उसमें 2-3 नंबर ऊपर नीचे, 2-3 नंबर ऊपर नीचे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो चीज डिसाइड करेगी वो तुम्हारे ऑप्शनल होगा, ऐसे होगा और एथिक्स होगा। ये तीन को तुम्हें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि स्कोर यहाँ पे करके तुम आगे बढ़ सकते हो, ऐसी चीज है, तो इस पे काम करो थोड़ा, मैं तो ये एडवाइस करूंगा। बाकी GS की तैयारी तो साथ साथ में होती ही रहती है। ठीक है, ये चीज है। और ऐसे के लिए भी कोई अलग से तैयारी नहीं करनी होती, ऐसे इज नथिंग बट एमलगेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट यू हैव स्टडीड, है ना। और तुम्हें ऐसे के आंसर भी इस तरीके से लिखने होते हैं कि हर एक जो जो चीज तुमने पढ़ा है उसके हर एक का पर्सपेक्टिव डालना है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, हर एक चीज के पर्सपेक्टिव डालने हैं तुम्हें, कोई भी एक ऐसे का टॉपिक आता है तो उसमें उस टाइप का फिलोसफिकल ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल। और तुम्हारा तो ऑप्शनल भी है, तुम्हारे लिए तो बहुत एडवांटेज है ना। तुम नाम वाम लिख सकते हो फिलोसोफर्स के, उन्होंने ये बोला था, तुम लोग का हमेशा एज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। अरे यार इसका भी इन्होंने अलग किया क्या, हाँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसका इस टाइप से इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो कंबाइन कर लेना इसको और इसके नीचे वाले को। ठीक है, अच्छा ओके ओके, ये एक सिंगल स्टेटमेंट दिया है, इससे मल्टीपल क्वेश्चन, अच्छा ये तुम लोग अभी घर पे जाके करोगे, ठीक है, और नहीं आएगा तब फिर मुझसे पूछना। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, ठीक है राशि। एक ही क्वेश्चन बचा है, ये एक स्टेटमेंट पढ़ना है और बाकी सबका आंसर करना है। ठीक है। हाँ ठीक है स्वस्तिक गढ़।
इजी क्वेश्चन है, इसको करो। एवरीवन टेक इट एज होमवर्क एंड डू इट। कल अगर डाउट हुआ तो फिर कल पूछ लेना। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।